नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम का विषय रहेगा श्री अन्न फसलों की विशेषताएं एवं उन्नत प्रजातियां। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वे हैं शैलेज सूद, जो वैज्ञानिक हैं CPRI शिमला के अंदर। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आप आए, उसके लिए आपका स्वागत है जी। तो सर, हम श्री अन्न की बात करते हैं तो श्री अन्न तो हम देखते हैं कि एक नया टर्म है। तो श्री अन्न तो मोटे अनाजों को जनरली कहा जा रहा है। तो ये क्या है श्री अन्न, कौन कौन सी इसमें फसलें आती हैं और श्री अनाज क्या हैं, तो उसमें आप कृपया प्रकाश डालें। देखिए, ये श्री अन्न जो नाम है ये अभी रिसेंटली ही इन फसलों को दिया गया है। ये मिलेट्स ग्रुप की फसलें हैं जिसमें कि लगभग 10 से 12 फसलें आती हैं और इनको श्री अन्न अभी बोला गया है। श्री अन्न का मतलब होता है आप किसी फूड ग्रेन्स में से सबसे बेस्ट, तो जो हमारे खाने वाली जितने फूड ग्रेन्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो हैं वो ये हैं, जो कि इनकी क्वालिटीज़ या जो इनकी विशेषताएं हम बोलते हैं उनकी वजह से इनको ये नाम दिया गया है। और ये शब्द जो है वो कर्नाटका स्टेट से लिया गया है। और जैसा कि आपने फसलों की बात की, तो इसमें प्रमुखतः 2 तरह की फसलें आती हैं। एक मेजर मिलेट्स बोलते हैं हम और एक माइनर मिलेट्स होती हैं। मेजर मिलेट्स में ज्वार और बाजरा आते हैं। माइनर मिलेट्स में 7 से 8 फसलें आती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मंडल उगाया जाता है, इसको कोदरा भी कहा जाता है, कंगनी होती है, फोक्सटेल मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोसो मिलेट होती है, लिटिल मिलेट होती है, बार्नयार्ड मिलेट होती है। इसी तरह से 2-3 और फसलें अभी रिसेंटली अफ्रीका से लाई गई हैं, जैसे कि टेफ है और एक हमारी इंडिजिनस फसल है मिलेट की, ब्राउन टॉप मिलेट। तो ये सारी फसलें जो हैं, इन सभी फसलों को अब मोटे अनाज न बोल के श्री अन्न का नाम दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी पहले से ये हमारे खान पान में रहे हैं। तो इस वर्ष में देखा जाए तो FAO जो संस्था है उसने इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से घोषित किया है पूरा वर्ष। तो इसमें किस तरह की गतिविधियां चल रही है और हमारे देश ने क्योंकि इसे प्रमोट किया है, केंद्र सरकार ने इसे जनरली किया है, तो इसमें कैसी गतिविधियाँ चल रही है और भारत के अंदर इनके प्रमोशन के लिए क्या क्या चल रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि इस वर्ष हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं और जो कि भारत के ही प्रयासों से इसको FAO द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इससे पहले 2018 में हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था। तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो इन फसलों को बढ़ावा देना है, ताकि लोगों को इन फसलों के प्रति जागरूकता मिले, जानकारी मिले, इन फसलों की क्या विशेषताएं हैं और जो ये हमारी पुरानी किया जिनको हम ट्रेडिशनल फसलें बोलते हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती थी और अफ्रीका में उगाई जाती थी, ये फिर से वापस उसी तरह से इनका फैलाव हो और ये फिर से एरिया में बढ़ पाएं और सभी लोग इनको अपने खान पान में भी लाएं। तो इस तरह से इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में इन फसलों के लिए जानकारी और तरह तरह के कार्यक्रम, मिलेट्स की रेसिपीज, इनकी कॉन्फ्रेंसेस, इनकी जानकारी विभिन्न माध्यमों से देना, ताकि ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे, ताकि इंडिया और अफ्रीका के अलावा बाकी देशों में भी इन फसलों के प्रति जानकारी मिले और इन फसलों को और बढ़ावा मिले। तो सर, जैसे हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि जनरली जो स्टेपल क्रॉप्स हैं जैसे कि गेहूं है या चावल है, ये लोग जनरली कंज्यूम करते हैं। तो हम जब इनकी मोटे अनाजों की बात करते हैं, इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि ये सरकार इसे प्रमोट कर रही है, पूरे वैश्विक लेवल पे, इसको वैश्विक स्तर पे हम जा रहे हैं, तो इसकी विशेषताएं बताएं कृपया। देखिए, इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषताएं इतनी हैं कि गिनाना मुश्किल हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इनकी जो विशेषता है वो है बाइड अडेप्टेबिलिटी, जिसको हम ये बोलते हैं कि ये फसलें पहाड़ों से लेके प्लेन में समंदर किनारे तक भी उगाई जा सकती हैं। और दूसरा क्लाइमेट रेजिलियंस है ये, जैसे कि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इन फसलों पे जलवायु परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बच जाती हैं। तो ये फसलों को कहीं भी हम जलवायु परिवर्तन जहाँ भी हो रहा है या जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, इन फसलों की उपज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि बाकी फसलें जैसे कि हमारा गेहूं, चावल या अन्य फसलें जिनको अभी हमने अपनी प्रमुख फसलें बना रखा है, उन पे बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। और अगर बाकी विशेषताएं देखें हम, इनके जो और गुण हैं, तो एक तो इन फसलों का जैसे कि अगर आप बात करें न्यूट्रिशनल वैल्यू की, पोषण की, तो पोषण में इन फसलों का कोई मैच नहीं है हमारी जो दूसरी फसलें हैं।
इन फसलों में से किसी फसल में कैल्शियम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, किसी फसल में लोह ज़्यादा है, लोह तत्व जो कि आयरन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा, ये फसलें हमारा जो अभी लाइफस्टाइल है और हम लाइफस्टाइल की डिजीज़ से जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको भी रोकने में ये फसलें, अगर इन फसलों का हम सेवन करें तो इन बीमारियों को ये फसलें रोकती हैं, क्योंकि इनका एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, मुख्यतः लगभग सभी मिलेट फसलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है, जो कि मधुमेह रोगियों, डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनके लिए रामबाण है। जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं श्री अन्नों की या मोटे अनाजों की, तो किसानों के लिए किस तरह से ये उपयोगी हैं कि किसान इसके लिए क्यों प्रोत्साहित हो? क्योंकि सरकार तो चाहती है कि वो उगाए, तो ठीक है, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, तो किसान इसके लिए कैसे प्रोत्साहित होगा कि उसे, क्योंकि उससे तो इनकम भी जनरेट करनी है, वो हमें देखना है, तो वो कैसे उसके लिए प्रोत्साहित होगा? किसानों के लिए क्या फ़ायदा है इसका? देखिए, ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि सबसे पहले तो हम किसानों की बात करेंगे। अगर किसान फसल को नहीं उगाएंगे तो वो मिलेंगे तो कैसे? बाकी लोगों को कहाँ से मिलेगी? तो ये फसलें किसानों के लिए और जो खाने वाले हैं उनके लिए, प्लस हमारी धरती के लिए, तीनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। अगर हम बात करें किसानों की, एक तो इन फसलों की जो अवधि रहती है वो छोटी रहती है, दूसरा ये फसलें बहुत हार्डी होती हैं, कहीं भी ग्रो कर जाती हैं। जो जिस एरिया में या जिस क्षेत्र में कोई दूसरी फसल ना उग सकती हो, उस क्षेत्र में भी इन फसलों को उगाया जा सकता है। तीसरी मैंने बात पहले की क्लाइमेट रेजिलियंस की, जलवायु परिवर्तन का इन फसलों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है वो है इनका दोनों तरह की चीज़ें मिलना, फूड भी, फॉडर भी। हमारा मनुष्य के लिए फूड भी मिलेगा, हम लोगों के लिए खाने के लिए, और जानवरों के लिए चारा भी साथ में मिलेगा। तो इसलिए किसानों के लिए ये फसलें जो हैं वो बहुत उपयोगी हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की कि किसानों के लिए उपयोगिता, तो उसके अलावा हम देखते हैं कि जो मृदा है, कई बार मिट्टी खराब रहती है किसान की, कोई बंजर ज़मीन पड़ी है, तो उसमें मृदा के लिए और पर्यावरण के लिए इसके किस तरह के महत्व है और कैसे उसमें भी ये सर्वाइव कर लेती है, तो कृपया उस पर बताएं। देखिए, ये अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इन फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर या फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, क्योंकि इनमें कोई बीमारियां लगती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कोई केमिकल या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी जो मृदा के अंदर जो जीवाणु रहते हैं, जो कि उसको मिट्टी को एक उपजाऊपन देते हैं, वो बचे रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। तो हमारी मृदा के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि हम इन फसलों को उगाएं। दूसरी बात की आपने पर्यावरण की, तो पर्यावरण के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि इन फसलों का उत्पादन में पानी की आवश्यकता बहुत कम लगती है, पानी बहुत कम लगता है इन फसलों को उगाने में। ये ड्राई लैंड की फसलें हैं, या जहाँ रेनफेड एरियाज हैं, जहाँ सिर्फ वर्षाश्रित खेती है, उन एरिया में ये फसलें बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। जी, मतलब इसके लिए डॉक्टर साहब, इसके लिए सिंचाई की कोई ज़्यादा ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको ड्रिप इरिगेशन करनी पड़े या दूसरी इरिगेशन के मेथड्स अप्लाई करने पड़े, तो आप कह सकते हैं कि वर्षा के जल से ये सिंचित हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, ये फसलें जहाँ भी उगाई जाती थी, चाहे हम पुराने टाइम की बात करें या अभी जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में ये फसलें अब उगाई जा रही है, या जो क्षेत्र बचे हैं जहाँ पे ये फसलें उग रही हैं, वो सभी क्षेत्र एक तो वर्षाश्रित हैं, कोई भी किसान इनमें सिंचाई नहीं देता है। इनका जो सीजन है वो वर्षा वाला सीजन रहता है, मानसून सीजन, तो वो जितना पानी ऊपर से मिल गया वर्षा का, उसी में ही ये सरवाइव करती हैं और उसी में उपज देती हैं। जी, तो सर, जैसे हम देखते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए इसकी कैसी उपयोगिता है, और हमारा जैसे लाइफस्टाइल हम देखते हैं कि मूवमेंट तो रहती है, तो ऐसे किस लिए हम कहें कि ये उपयोगी है और किसान जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसे उगाएं? अब देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में दो चीज़ें रहती हैं। एक तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया, हमारी खेती जो होती है वो वर्षाश्रित रहती है, सिंचाई की समस्या लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। और दूसरा होता है, हमारी जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती है कुछ क्षेत्रों में। तो ये फसलें, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये फसलें उन क्षेत्रों के लिए जो कि भूमि कम उपजाऊ है और जहाँ वर्षाश्रित खेती है, वहाँ के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरा पॉइंट है, अगर हम बात करेंगे चारे की हमारे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत समस्या रहती है, तो इन फसलों से चारा भी साथ में मिलता है। और साथ में इनका जो हम बात करेंगे कि पीरियड, कितने पीरियड में ये ग्रो हो जाती हैं, वो बहुत छोटा रहता है। तो उस छोटे पीरियड की वजह से भी हमारा जो टाइम रहता है वो हम किसी भी समय में बीच में
चाहे अगर वर्षा लेट हो रही है, जल्दी हो रही है, तो हम उसके हिसाब से अपनी इन फसलों की बिजाई जो है वो चेंज कर सकते हैं। जी, तो सर हम जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैश्विक स्तर पे जलवायु जो है परिवर्तित हो रही है, तो उसमें हम कैसे देखते हैं इन क्रॉप्स के लिए कि किस तरह से अच्छी हैं इन फसलों में? ऐसा क्या है, आपने एक तो कहा कि हार्डी हैं, तो उसके अलावा ऐसा क्या है कि ये क्लाइमेट चेंज को भी वो कर रही हैं, डिफाई कर रही हैं, और कैसे रहता है सर? देखिए, अगर हम इन फसलों की बात करें, मैंने पहले एक प्रश्न में ये बताया था कि ये समंदर लेवल से लेके पहाड़ी क्षेत्रों तक हर जगह उगाई जाती हैं। तो हर फसल का एक अपना अंदर, जैसे हम बात करेंगे हमारे अंदर जो जीन्स रहते हैं, तो जो जीन्स हैं वो उस कार्य को करते हैं, या उसमें जो गुणसूत्र रहते हैं, क्रोमोसोम, उनके अंदर जो डीएनए और जीन्स रहते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन फसलों में एक ऐसे ही अंदर गुण है कि वो फसलें क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। दूसरा, जो अवधि छोटी है, उस वजह से भी ये जो कुछ पीरियड रहता है, अगर हम ड्राउट की बात करें या कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं जो किसान हमेशा महसूस करता ही है जब भी कोई खेती करता है, तो उस वजह से ये बच जाती हैं उन विपरीत परिस्थितियों में, और बहुत ज़्यादा उपज ना देती हैं उस टाइम। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है, लेकिन इन फसलों में ऐसा नहीं रहता है। इन फसलों में अगर विपरीत परिस्थितियां भी हैं, तब भी वो कुछ ना कुछ उपज तो देके जाती हैं। तो वो इनके अंदर ही वो गुण है जिसकी वजह से ये फसलें जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे विपरीत परिस्थितियों की, तो इसमें एक टर्म आती है कि कंटिजेंसी प्लानिंग, तो ये क्या है और किस तरह से ये इसमें उपयोगी है इन फसलों में? देखिए, कंटिजेंसी प्लानिंग का प्रोग्राम हमेशा हमें रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार इस तरह से मौसम रहता है, जैसे इस बार की हम बात करें तो बहुत अधिक वर्षा हो रही है। देखिए, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बिजाई है या जो हमारा आगे जो प्रबंधन होता है फसल का, वो सब हमारा चेंज हो जाता है। वो गतिविधियां जो है वो टाइम के अनुकूल हम कर नहीं पाते हैं। तो इन फसलों का मैंने बताया कि अवधि छोटी होती है, उस वजह से इनको हम कहीं भी फिट कर सकते हैं। अगर हमने 1 महीना लेट किया और इन फसलों को जुलाई में न लगा के हमने अगस्त में लगाया, तो ये अपना जो कार्यकाल या जो अवधि होती है उसको और छोटा कर लेती हैं। अगर ये 100 दिन में पकने वाली है, तो ये 80 दिन या 70 दिन में भी कुछ ना कुछ उपज दे जाएंगी। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए भी ये फसलें बहुत उपयुक्त हैं। जी, तो सर जैसे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि हमें इतने टाइम में भी मिल जाती है, कम में भी उत्पादन मिल जाता है, तो इसके लिए क्या सर कोई रिसर्च में कोई ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप की है सर, मतलब जो अनुसंधान केंद्र हैं उन्होंने, कि आपके जो उसकी प्रोडक्टिविटी है बढ़ाया जाए उसे, तो क्या उस पर काम हुआ है, कुछ शोध हुआ है सर अभी तक? कृपया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इन फसलों पे अगर हम शोध की बात करें तो मेजर मिलेट्स, जैसे मैंने बात की थी ज्वार बाजरा, उन पे तो काफ़ी शोध हुआ है। लेकिन ये जो माइनर मिलेट्स हैं या जो स्मॉल मिलेट्स हैं, जिसमें कि ये कोदरा, कोणी, चीना वगैरह आते हैं, इन पे शोध कार्य बहुत कम हुआ है। लेकिन जितना भी शोध कार्य हुआ है, उससे जो प्रजातियां इसमें विकसित की गई हैं, तो उनको ये ध्यान में रख के विकसित किया गया है कि वो कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए भी उपयुक्त हो और पूरी अवधि अगर फसल को देनी है उसमें भी उपयुक्त हो। तो ये अपनी अवधि के हिसाब से उपज देती हैं। अगर ये पूरी अवधि कंप्लीट करेंगी तो उपज हमें ज़्यादा मिलेगी। अगर वो हम कंटिजेंसी प्लानिंग के हिसाब से लगा रहे हैं तो उपज वहाँ थोड़ी कम हो जाएगी। जी सर, जैसे आपने मिलेट्स की बात की, फिंगर मिलेट उसमें जनरली देखते हैं कि कोदरा या कोदा जिसको कहते हैं लोग, काफ़ी हिमाचल में जो प्रचलित नाम है, तो उसमें किस तरह से मतलब अभी तक जैसे तो उगा तो रहे हैं कुछ जगह पे जो माइनर उगा रहे हैं, तो कितना क्षेत्र है सर इसके अंदर, और जो अभी तक में जो हमारी मोटी फसलें हैं या हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो कितनी संभावनाएं हैं और अभी तक कितना इसमें ग्रो कर रहे हैं जो किसान हैं अपने लेवल पे? देखिए, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हमारे प्रदेश में इन फसलों का क्षेत्रफल बहुत कम है। अगर हम पूरी मिलेट्स की बात करें, इन शिरियन फसलों की बात करें, तो लगभग 3 या 4 हज़ार हेक्टेयर लगभग पूरा क्षेत्र इनके अंदर आता है। वो भी ऐसे स्कैटर्ड है, किसी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा एरिया है, दूसरे में थोड़ा सा एरिया है, और वो जो पॉकेट्स हैं वो स्पोरेडिक हैं, मतलब एक जगह पे नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह पे स्कैटर्ड क्षेत्रों में ये फैला। और जैसे कि आपने बात की मड़ुआ या कोदरा या कोदा, जिसको हम बोलते हैं मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, तो ये फसल जो है ये अभी भी कुछ क्षेत्रों में उगाई जा रही है और इसको अभी ज़्यादा बढ़ावा भी, पिछले अगर मैं 5 वर्षों की बात करूं तो इस फसल का क्षेत्रफल जो है वो थोड़ा सा
बड़ा है। जी। तो सर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए कितनी हाइट की, जब हम एल्टीट्यूड की भी बात करते हैं कि कितना रहता है, तो कितनी हाइट तक, ऊंचाइयों तक ये मतलब यूज़ की जा रही है, कल्टीवेट की जा रही है, और उसके अलावा इसकी कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में उपयुक्त हैं उसके लिए, या हमें प्रोडक्शन ज़्यादा दें, तो जी उस पर प्रकाश डालें। देखिए, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक जो प्रजातियां विकसित की गई हैं, उन्नत प्रजातियां इसकी कोदरा की, वो 2000 मीटर तक अच्छी उपज देती हैं। 2000 मीटर से ऊपर भी ये फसलें लगती हैं, वहाँ पे कुछ लोकल लैंड रेसेस जिनको हम बोलते हैं, वो किसान भाई हमारे लगाते हैं वहाँ पे, लेकिन उपज थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि वो क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं और ठंड में उनमें जो दाना बनना है पैनिकल में वो कम हो जाता है। तो एक तो वो है। दूसरा आपने की प्रजातियों की बात। अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें काफ़ी उन्नत प्रजातियाँ विकसित की गई हैं, जैसे कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो कि हिमालयी क्षेत्रों के लिए काम करता है प्रजातियां विकसित करने में इन फसलों में। तो इसमें बीएल मड़ुआ के नाम से वो प्रजातियां विकसित करते हैं। तो लगभग 7-8 प्रजातियां पिछले 8 से 9 सालों में विकसित की गई हैं, जिसमें अगर हम प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो बीएल मड़ुआ 380 है, बीएल मड़ुआ 376 है, बीएल मड़ुआ 379 है, और एक सफ़ेद रंग का भी मड़ुआ, एक्चुअली जो ये जिसको हम फिंगर मिलेट या कोदरा मंडल मड़ुआ बोलते हैं, इसमें 2 तरह के रंग के दाने होते हैं। एक तो हमारे कॉपर कलर के या ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के, दूसरे सफ़ेद रंग के भी अभी विकसित किए गए हैं। तो एक प्रजाति सफ़ेद रंग की भी विकसित की गई है जो कि बीएल मड़ुआ 382 है। जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं मोटे अनाज की, तो इनकी फसलों में क्या उगाने की विधि इनकी सेम है दूसरी फसलों की तरह, या किस तरह से इन्हें उगाया जाता है, तो कृपया उस पर बताएं। देखिए, इन फसलों को उगाने के लिए 2 तरह से इनको, जैसे अगर हम इसकी बात करें कोदरा की या मंडल की, तो इसमें 2 तरह से इसको उगाया जा सकता है। या तो हम डायरेक्ट सीडिंग कर दें, जैसे कि धान में रहता है, एक तरह से डायरेक्ट सीडिंग कर दो, या आप रोपाई कर लो, पहले नर्सरी लगा लो फिर रोपाई कर लो। लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः छिड़काव की विधि से ही इन फसलों को लगाया जाता है। तो सर, इनकी जब पकने की अवधि रहती है जो आपने बताई, तो जो हम बाकी भी, जैसे इसमें हम देखते हैं मंडल, एक तो बात हुई सर कोदरे की, उसके अलावा हम सुनते रहते हैं कि ज्वार का आटा है या बाजरे का है या रागी है, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें भी है, तो वो किस तरह से उनकी पकने की अवधि क्या है, उन क्रॉप्स की सबकी सेम रहती है कुछ मंथ की, या फिर कुछ उसके अलावा भी है, कुछ का ज़्यादा है या कम है अवधि? देखिए, अगर हम अवधि की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि ये फसलें कम अवधि की रहती हैं। तो इसमें कुछ फसलें जो हैं वो तो लगभग 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती हैं। जैसे कि एक सामा मिलेट रहती है, इंग्लिश में उसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, वो लगभग 4 वीक में या 4 से 6 वीक में भी फसल दे जाती है, लेकिन उसमें उपज बहुत कम हो जाती है। लेकिन जनरली 60 दिन में ये उपज देती है जो सामा है। और जो अगर हम बात करें कोदरा या मंडल की, तो लगभग 80 से 90 दिन ये लेता है। उसी तरह से ज्वार बाजरा जो है ये भी लगभग 90 से 100 दिन लेते हैं। तो इसके बीच में सर आपने कहा कि जैसे हम इन्हें बिजाई कर देते हैं, तो उसके बाद कोई बीच में कोई दूसरी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, गुड़ाई निराई कुछ करनी पड़ती है, या फिर हम सीधा इसे सीधा प्रोडक्शन के लिए निकाल सकते हैं, कटाई कर सकते हैं इसकी? नहीं, देखिए, जैसा कि हर फसल की एक रिक्वायरमेंट होती है, इन फसलों की भी वो रिक्वायरमेंट है कि आपको फसल का प्रबंधन तो करना पड़ेगा बीच में। थोड़ा सा कुछ फसलें ये ऐसी होती हैं कि कुछ ज़्यादा लेबर डिमांड करती हैं, कुछ कम डिमांड करती हैं, क्योंकि ये फसलें कुछ बहुत जल्दी से बढ़ जाती हैं और कुछ फसलें जो है धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो घास के साथ जो इनका कंपटीशन रहता है, जिनको हम बीड्स बोलते हैं, तो कई बार बीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसके लिए मैनुअली हमें बीडिंग बीच में करनी पड़ती है। तो उस तरह से प्रबंधन हमें बीच में करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इन फसलों में केमिकल या पेस्टिसाइड कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी एक बात। जी। क्या तो सर इसमें कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी कोई स्कोप है, जैसे हम गोबर की खाद या ये सब डालना पड़ता है, कि इसके बगैर भी हो जाएगा? नहीं, देखिए, मिट्टी अगर हमारी उपजाऊ है तो उसमें कोई भी फसल आ जाती है, लेकिन गोबर की खाद तो हमें डालनी पड़ती है, क्योंकि जब हम बार बार उस क्षेत्र में या उस भूमि में फसल ले रहे हैं तो भूमि की उपजाऊपन जो है वो कम होता जाता है। लेकिन इन फसलों की रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लैनेट के लिए भी अच्छी हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। लेकिन गोबर के खाद अगर हम डाल रहे हैं तो उपज थोड़ी अच्छी हो जाएगी, अगर हम कम डाल रहे हैं तो उपज उतनी कम हो जाएगी। तो इनकी सर कटाई और मड़ाई की जब बात आती है तो कैसे की जाती है? उसी तरह से सिंपल जैसे गेहूँ और बाकी सब में होता है, कि कुछ अलग विधियाँ हैं इसके लिए? देखिए, कटाई मढ़ाई का जो काम है इनका, वो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनमें एक एक पैनिकल को काट के लाना पड़ता है दराटी से।
ठीक है। बाकी फसलों में भी क्या है, आधुनिक शोध की वजह से मशीनें विकसित की गई हैं, कुछ हार्वेस्टर विकसित किए गए हैं। इन फसलों के लिए अभी उस तरह से शोध कार्य बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया। तो अभी तो इनको एक एक बाली को काट के लाके इकट्ठा करके ढेर लगाना पड़ता है, और फिर ढेर लगा के उसको सुखा के थ्रेशिंग उसकी करनी पड़ती है दाने निकालने के लिए। इस तरह से इनका कार्य किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं कि अब हमने कटाई तो कर दी है फसल की, तो उसके बाद भंडारण की बात आती है। तो भंडारण में कोई समस्याएं हैं इसमें दूसरी फसलों की तरह, या फिर भंडारण इसका ईजी है? तो अब देखिए, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो इन फसलों के भंडारण में कोई फर्क नहीं है। जैसा कि हम बाकी फसलों का भंडारण करते हैं वैसे ही इन फसलों का भंडारण होता है। लेकिन अगर हम पिछले या पुराने विधियों को देखा जाए तो इनको लकड़ी के डब्बों में स्टोर किया जाता था। लेकिन इनकी एक खासियत है कि इनको लंबे समय तक हम भंडारण करके रख सकते हैं, इनमें कीड़ा नहीं लगता है। अगर हमने इनका चावल नहीं निकाला है, छिलके के साथ रखा है अगर तो। और जैसे अगर हम बात करें मंडल की या कोदरा की, तो इसको तो अगर आप 10 सालों तक भी रखें तो इसमें कीड़ा नहीं लगता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन फसलों की हमने बात की, तो काफ़ी तो पारंपरिक तौर पे भी कुछ लोग इसे कल्टीवेट करते आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्षेत्रफल को अगर बढ़ाने की बात करें तो किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए किसान को कि वो अपना क्षेत्रफल जो है इन क्रॉप्स के अंडर अपना लाए, कि मतलब इन क्रॉप्स को लगाए, क्योंकि उसके लिए सामान्य रूप से ये आसान भी है, और कुछ जो उसकी आपके मड़ाई के टाइम आपने कहा कि थोड़ा समस्या है, तो वो कैसे उससे निजात पाएँ, और हम किसानों को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो इसकी ओर आएँ, इन फसलों की ओर आएँ? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम इस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि इन फसलों को हम वैश्विक स्तर पर लेके जाएं, इनको इतना बढ़ाया जाए, पूरे भारत में इनको फैलाया जाए। इनका जो क्षेत्रफल कम हुआ है, जैसे अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ये फसलें हर जिले में उगाई जाती थी पहले, और लोगों के खान पान में शामिल थी ये। लेकिन अभी अगर हम किसी से पूछें तो आगे जो बच्चे हैं उनको तो इन फसलों के नाम तक पता नहीं है। इवन बड़े लोगों को भी कुछ, अगर हम बड़े बूढ़ों की बात करें, उनको भी कुछ लोगों को इन फसलों का पता नहीं है। तो इसीलिए इन फसलों को अगर हमें आगे बढ़ाना है या वैश्विक स्तर पर लेके जाना है, तो हमें इन फसलों की पहले तो लोगों के प्रति जागरूकता जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। इनका विस्तार करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, किसानों को हमें बुला के बताना पड़ेगा इनमें ये विशेषताएं हैं। अगर आप इन फसलों को लगाएंगे तो आपको एक तो उपज अच्छी मिलेगी, अगर आप उन्नत प्रजातियां लगाएंगे, साथ में इनके जो गुण हैं तो आपको प्राइस भी इनका अच्छा मिलेगा। जी। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि पोषण अभियान भी चल रहा है केंद्र सरकार का, तो उसमें इनके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है कि पोषक तत्व इनमें ज़्यादा हैं। तो किस तरह से ये पोषण के लिए हेल्पफुल है लोगों के लिए, और लोग इसको कंज्यूम करें, तो उसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं या आप लोग कुछ करते हैं अपने लेवल पे सर? देखिए, अगर हम इनके पोषक तत्वों की बात करें तो इन फसलों का कोई मैच नहीं है। जैसे मैंने बात की, अगर हम एक एक करके एग्जाम्पल लें, अगर हम कोदरा की बात करें, कोदरा में कैल्शियम की मात्रा लगभग 350 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ रहता है, जो कि बहुत अधिक है। उसको अगर हम गेहूं और चावल से तुलना करें तो चावल से तो लगभग 30 से 35 गुना ज़्यादा रहता है, और गेहूं से लगभग 4 से 8 गुना तक ज़्यादा रहता है। वैरायटी टू वैरायटी जो वेरिएशन है उसको देखते हुए, उसी तरह से इन फसलों में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। तो मधुमेह रोगियों के लिए ये फसलें बहुत उपयोगी हैं। अगर वो अपने खान पान में शामिल करेंगे तो इन फसलों से वो स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार।